अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू ग्रेट जीनियस। आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.3 फ्रॉम द क्लास 12 मैथ्स न्यू बुक जो है FY 2025 की रेट्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ज़बरदस्त सॉल्यूशंस। ये वो एक्सरसाइज है जो फार्मूला से नहीं कॉन्सेप्ट समझकर सॉल्व होती है, इसीलिए बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ 15 to 20 मिनट्स भी इस वीडियो को देखते हो तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे 14 ट्रिकी लुकिंग क्वेश्चंस जो हैं सिर्फ 2 लॉजिकल स्टेप्स में सॉल्व किए जा सकते हैं। नोटबुक निकालो, पेन उठाओ और बन जाओ 9.3 के जीनियस, क्योंकि ये वीडियो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगी। लेट्स डाइव राइट इन, चलो शुरू कर। तो जिन्होंने 9.2 समझी है उनको तो बेसिकली सारा ग्राफिकली सॉल्व करना आ गया होगा। तो आज हम ग्राफ से हट के देखने जा रहे हैं कि डेली लाइफ एप्लीकेशंस क्या है ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। डेली लाइफ एप्लीकेशन का क्या मतलब होता है कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या है, साइन इनवर्स है, सही है, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, इन्हीं सबको क्या बोला जाता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये कहाँ हमारी डेली लाइफ में, आपको क्वेश्चन बनता है ना कि ये चीज़ें कहाँ हमारी डेली लाइफ में यूज हो रही हैं, तो वो इसीलिए एप्लीकेशंस के तौर पर एक एक्सरसाइज दी गई है दैट इज़ वेरी वेरी ईजी, जिसको कहते हैं ना लाइक अ पीस ऑफ केक, वो है ये एक्सरसाइज। सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें हम कह रहे हैं कि एक सर्वेयर है जो कि खड़ा है 50 मीटर्स अवे फ्रॉम द बिल्डिंग। फर्स्ट कर लें कि ये जो है ये हमारी बिल्डिंग है। हम बिल्डिंग तो ड्रॉ कर नहीं सकते, हमारा स्टेप 1 होता है कि हम उसमें विजुअली जो है उस चीज़ को ड्रॉ करके देखते हैं। इट इज़ वेरी नेसेसरी, अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आप अपनी शॉर्ट क्वेश्चन से मार्क्स जो है वो लूज़ कर सकते हो। तो एक सर्वेयर फर्ज करो, ये जो है ये हमारा सर्वेयर खड़ा है, ओके, एंड ये कितने मीटर दूर है, तकरीबन 50 मीटर दूर है। सही है, मैं कह रही हूँ कितने मीटर दूर है, इधर खड़ा है, ठीक है। इस पॉइंट पे ये सर्वेयर खड़ा है और सर्वेयर का मतलब जो ऑब्जर्व कर रहे हैं ना एक बिल्डिंग को, सर्वे का मतलब होता है, वैसे तो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं यहाँ सर्वेज इस टाइप के भी होते हैं, बट यहाँ जो सर्वेयर है ये सिंपल एक बिल्डिंग को ऑब्जर्व करने आया हुआ है, सही है, एंड ये खड़ा है 50 मीटर्स दूर, ये हमारी बिल्डिंग है, ओके। और ये क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन। बेसिकली एंगल 2 टाइप के होते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। तो यहाँ हम जो पढ़ने जा रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन है, अगले क्वेश्चन पर डिप्रेशन आएगा तो हम वहाँ डिस्कस कर लेंगे कि वो क्या होता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स कि एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है नीचे से जो एंगल जा रहा होता है, और डिप्रेशन जो होता है जो ऊपर से आ रहा होता है। तो इधर मैं फर्ज करो ये ऑब्जर्व कर रहा है इस बिल्डिंग को, ये बिल्डिंग को डेफिनेटली ऊपर देख रहा होगा ऐसे। तो वो ये कह रहे हैं कि इसने मेजर जो किया ना एंगल ऑफ एलिवेशन, वो तकरीबन जो है 35 डिग्री पे है, सही है। हमने फाइंड करना है कि इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है। इसका मतलब ये होता है कि जो नीचे से एंगल देखने वाला होता है उसको एलिवेशन बोलते हैं, जो ऊपर से यहाँ जो एंगल होता है इसको डिप्रेशन बोलते हैं। ये 2 टाइप्स के एंगल होते हैं जब हम एक चीज़ हाइट पे है और एक नीचे है। अब जो है हमने फाइंड करना है कि इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है और हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने मेंशन कर दिए, 2 चीज़ें हमें गिवन है और तीसरी हमने फाइंड करनी है। अब मुझे नज़र आ रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की फॉर्म में बन गया। स्टेप 1 जो है हमारा वो हो गया यहाँ क्लियर, सही है। अब हम करने जा रहे हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में ऐसा होता है कि हम उसका सोल्यूशन निकालते हैं, सही है। सोल्यूशन कुछ ऐसा होगा कि लाइक अब हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, इसके लिए हमारे इस क्वेश्चन के अंदर जो है परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, बेस हमें गिवन है एंड हाइपोटेन्यूज पे हमारे पास नहीं है। एंगल हमारा बाय द वे गिवन है, यहाँ तो हमें पता है 90 डिग्री का एंगल होता है, नज़र आ रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री का एक एंगल होगा। तो अब मुझे पता है कि मैं कुछ हमारे पास हमने उन्हें बता दिया कि हमने कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, इन्वर्स टैन फंक्शन यूज़ करना है, कि हम साइन कोस के थ्रू नहीं कर सकते। तो इन्वर्स टैन क्या कहता है, टैन थीटा हमें क्या कहता है, टैन थीटा बेसिकली क्या कहता है, थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। आपको पता होगी ये टेक्निक जो है दैट इज़ सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, डैट इज़ ये साइन होता है, ये कोज होता है, ये थ्रू टैन होता है। अब मैंने इसमें से ये वाली टेक्निक ली है जो कि क्या है, थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। तो टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। प्रॉपर का मतलब होता है परपेंडिकुलर और बी जो है ब्रशेस का मतलब होता है बेस। अब मुझे पता है कि परपेंडिकुलर मेरा इस क्वेश्चन में नहीं गिवन, लेकिन बेस तो गिवन है, थीटा भी गिवन है, यानी कि एक चीज़ ही फाइंड करने वाली रह गई। तो आओ उसको फाइंड कर लेते हैं। परपेंडिकुलर को मैं अगर इसी साइड पे रहने दूँ और मैं यूँ करूँ, उस बेस को इस साइड पे आकर मल्टीप्लाई करवा दूँ, टैन थीटा के साथ जो है मैं इस चीज़ को मल्टीप्लाई करवा दूँ बेस को, तो मेरा आंसर आ सकता है ना, डेफिनेटली आ सकता है। टैन इंटू मैं लिखूँ 35, 10 इंटू 35 डिग्री मल्टीप्लाई मेरे पास बेस कितनी है, 50 मीटर है, तो मेरे पास परपेंडिकुलर मेरा आ सकता है जो कि मेरी क्या है, हाइट है। तो आओ फाइंड कर लेते हैं इस चीज़ को कि हम कैसे फाइंड करेंगे। अब हमें पता है कि हमारा जो क्वेश्चन में ना थीटा गिवन है 35 डिग्री में, तो मेरी सेटिंग फिलहाल रेडियन में हुई है। मैंने रेडियन की सेटिंग और डिग्री की सेटिंग का पिछली वीडियो में बड़े एक्सप्लेन करके बताया था, तो मैं इसको डिग्री की सेटिंग करूँगी 3 क्लिक करके। अब मेरी डिग्री की सेटिंग, अब मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा क्योंकि मेरी सेटिंग है डिग्री में। अब मैं 10 इंटू 35 जब करती हूँ ना, मेरे पास आंसर आता है 0.70020 समथिंग। तो अब हम इसको उतना ज़्यादा तो नहीं कर सकते, तो मैं इसको सिर्फ 0.7 कह सकती हूँ।
ठीक है, तो मैं इसको कहती हूँ 0.7 मल्टीप्लाई 50 जब हम करेंगे। अब इसी आंसर के साथ मैं मल्टीप्लाई करवा दूँ 50 को, तो मेरा आंसर आ रहा है 35.01 समथिंग। अब 0.1 या इसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है, अगर बड़ी वैल्यू होती 35.9 होता तो मैं इसको 36 बना देती, लेकिन अब फिलहाल ये 35 ही है, तो मैं इसको क्या कह सकती हूँ, यानी कि अगर हम इस चीज़ को 50 के साथ मल्टीप्लाई करें तो मेरा जो हाइट है वो कितनी आ रही है, 35 मीटर जा रही है। सही है, यही जो है ये मेरा करेक्ट आंसर है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2, इन विच हम पहले स्टेटमेंट का ब्रेक डाउन कर लेते हैं जल्दी से 1 मिनट में, और साथ साथ हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे। जैसे कि हम स्टेप नंबर 1 मैंने समझाया था कि हम क्या करते हैं, एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो अब पेडेस्ट्रियन ब्रश, पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जैसे आप देखा होगा सिटीज़ में कि इस तरह से जो है ब्रिजेस जा रहे थे, जैसे कि ऊपर चढ़ने के लिए, जो पैदल या मोटरसाइकिल्स के लिए भी इवन होता है, इस तरह का ब्रिज होता है ऊपर जाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह का जो ब्रिज है ना, ये हमने जो है कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, जिस हमने देखा होगा अमूमन स्टेयर्स की जगह ये यूज़ हो रहा होता है, या फिर जहाँ सीढ़ियाँ नहीं तो वहाँ इस तरह का ब्रिज होता है। ठीक है, पैदल वालों के लिए भी और मोटरसाइकिल वालों के लिए भी इस तरह का एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट करवाना है। ठीक है, विद द स्लोप ऑफ 5 डिग्री, यानी कि इसका ग्राउंड के साथ कितना एंगल होना चाहिए, कितनी स्लोप इसकी जो होगी कितने एंगल पे होगी, 5 डिग्री पे। सही है, ये हमारा अगर फर्ज कर लो ग्राउंड है। तो मीट एक्सेसिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं या एक्सेसिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स है, उसके लिए यही एंगल होना चाहिए, यानी कि 5 डिग्री के अलावा एंगल नहीं हो सकता। इफ़ द ओरिजोनटल डिस्टेंस, यानी कि जो ओरिजोनटल डिस्टेंस है ना, ये वाला, ठीक है, बिटवीन द 2 एंड्स ऑफ द ब्रिज, ये एक एंड उसका ब्रिज का ये है और एक एंड इसका ये है। अब इसको तो हम ओरिजोनटल डिस्टेंस नहीं बोल सकते, लेकिन ये जो नीचे वाला ग्राउंड का डिस्टेंस होगा, टोटल ऊपर का भी नीचे का भी वही बनना है ना, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 120 मीटर। सही है, अब हमने ये फाइंड करना है कि इसका वर्टिकल हाइट डिफरेंस क्या है या फिर डिस्टेंस क्या है। ठीक है, यानी कि हमने ये जो वर्टिकल है ना, ये चीज़ जो हमने फाइंड करनी है। फिर से राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, यानी कि हमें परपेंडिकुलर जो है वो फाइंड करना है। सही है, और हमें एंगल भी गिवन है और बेस भी गिवन है। सही है, चीज़ सारी वही है, जैसे कि ऊपर भी मतलब एंगल गिवन था और बेस भी गिवन थी, ये नहीं था और ये नहीं था, इधर भी ये नहीं है और ये नहीं है, लेकिन फ़र्क कितना है कि ऊपर उसने हमें बोला था कि इन्वर्स टैन फंक्शन को यूज़ करो, यहाँ उसने हमें बोला है कि हमने क्या यूज़ करना है, इन्वर्स साइन फंक्शन यूज़ करना है। तो हम इन्वर्स साइन फंक्शन को यूज़ करते हुए स्टेप नंबर 2 के अंदर इसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो मुझे इस बात का पता है कि उसने हमें क्वेश्चन में बोल दिया है कि हमने साइन वाले फंक्शन को ही यूज़ करना है। अब साइन थीटा मुझे पता है, सम पीपल हैव, ये टेक्निक है ना साइन को याद रखने की। तो ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज, मुझे पता है कि इसमें से ना मेरे पास परपेंडिकुलर है ना ही हाइपोटेन्यूज है। थीटा तो हमारे पास है और हम इसके अलावा और कोई अल्टरनेटिव यूज़ करते हैं। आप सोच सकते हो ना कि यार tan सिंपल मेरे पास निकल आएगा, लेकिन नहीं, जब आपके क्वेश्चन में एक्सप्लिसिटली ये चीज़ मेंशन कर दी गई है तो आप दूसरा जो अल्टरनेटिव यूज़ नहीं कर सकते। तो ये हो सकता है, ये तो चीज़ मुझे फाइंड करनी है ना, अगर मेरे पास ये चीज़ आ जाए तो हो सकता है फिर मेरा ये सॉल्व हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है हाइपोटेन्यूज मैं कहाँ से निकाल सकती हूँ, हाइपोटेन्यूज बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम से निकलता है ना, जहाँ हमारे पास c² = a² + b² होता है। अब क्या है कि b तो हमारे पास है, ये तो हमने फाइंड करना है, अब a भी नहीं है ना मेरे पास, तो ये वाला मेथड भी नहीं चलेगा, तो इसलिए हमें कोई और मेथड ढूंढना पड़ेगा। तो ये हो सकता है, चलो tan या cos में से देख सकते हैं कि हमारे पास किसी तरह से क्या चीज़ निकल आए, ये चीज़ निकल आए। तो अब मुझे पता है थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, अब इसमें तो ये होता ही नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला भी नहीं हो सकता। cos थीटा में मुझे पता है कि वैसे तो हम ये डायरेक्ट मेथड जैसे हमने इसमें किया था तो कर सकते थे, लेकिन हमें ये वाला मेथड नहीं करना। तो cos में से मुझे पता है कर्ली ब्राउन हेयर, इसमें मेरे पास ये चीज़ है, मतलब ये हमने फाइंड करना। बेस मेरे पास वैसे है, थीटा मेरे पास वैसे है, तो इस फॉर्मूले के थ्रू हम पहले हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, फिर हम इसमें पुट करके निकाल लेंगे। सही है, तो cos थीटा = क्या है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज है। अब मुझे पता है कि मैंने ये वाली चीज़ फाइंड करनी है, तो मैं इन दोनों को रिप्लेस करवा देती हूँ। h = b/cos थीटा। अब b मेरे पास क्या है, बेस जो है, बेस मुझे पता है इसने कितनी दी है, बेस जो है इसकी कितनी है, 120 मीटर है। 120 डिवाइडेड बाई cos × थीटा, तो cos मेरा थीटा कितना है, 5 डिग्री है। ठीक है, तो मैंने जो है cos × 5 थीटा डिग्री कर लिया। अब जो है मैं इसको सिंपल सॉल्व कर लूँगी। मुझे पता है cos × 5 कितना होता है, cos × 5 इतना होता है। अब मैंने क्या करना है, 120 से इसको डिवाइड करवाना है, तो 120 डिवाइड बाई हमारा जो आंसर है उसको डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर आने वाला है 120 डिवाइड बाई, इसको जब हम आगे से थोड़ा सा वो राउंड ऑफ करेंगे तो 5 इसको मतलब 4 जो है वो +1 बन के 5 हो जाएगा। तो मेरे पास जो है ये निकल आया। अब जो है मैंने क्या फाइंड करना है, इसमें पुट करके मैंने निकाल लेना है अपना परपेंडिकुलर। तो साइन थीटा = परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर तो मैंने फाइंड करना है ना, ये चीज़ मेरे पास वैसे आ गई है, तो इस चीज़ को अगर मैं परपेंडिकुलर इधर ही छोड़ दूँ, इस चीज़ को अगर मल्टीप्लाई करवा दूँ, तो साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई क्या, हाइपोटेन्यूज। अब साइन × थीटा मेरे पास क्या है, 5 है, मल्टीप्लाई हाइपोटेन्यूज मैंने करना है। सही, हाइपोटेन्यूज मेरा क्या है, 120.5 है। सही है, तो अब मैंने जो है क्या किया, इसमें मैंने सिंपल क्या करना है, साइन 5 निकालना है, साइन × 5
और इसको मैंने मल्टीप्लाई करवा देना है 120.5 से, तो मेरा आंसर आ रहा है 10.5। ठीक है, ये 10.5 मीटर जो है ये मेरी हाइट निकल आई है इस चीज़ की, या फिर परपेंडिकुलर भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3। इसमें मुझे नज़र आ रहा है, पहले मुझे स्टेटमेंट का जो है ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, फिर हम जो है साथ साथ ब्रेक डाउन के साथ ही अपना स्टेप नंबर 1 फॉलो करते जाएंगे। ठीक है, अब रैम्प इज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड, पहले तो ये बताना चाहिए कि ये रैम्प क्या है। तो बेसिकली हमारी रैम्प का मतलब होता है एक स्लोप्ड पाथवे, जैसे आपको बोल्ड वर्ड में नज़र आ रहा है। तो स्लोप का क्या मतलब है कि एक स्लोप सी जा रही होती है, तो एक पाथवे एक रास्ता है, बट किस फॉर्म में है, एक स्लोप में है। अब आफ्टर नोइंग रैम्प मुझे ये पता चल गया कि रैम्प क्या होती है। तो रैम्प बेसिकली ये है। ठीक है, मैंने आपके सामने मीनिंग ऐड किया है। अब उससे हमें ये पता चल गया कि स्लोप इस तरह होती है ना, आपको पता है इस तरह ग्राफ जा रहा होता है, तो ये जो जा रही होती है इसको स्लोप बोलते हैं। तो यानी कि टेढ़ी मेढ़ी टिल्टेड टाइप होती है ना, इसको बोलते हैं रैम्प। अब जो रैम्प है ये कितनी मीटर हाई है, 2 मीटर हाई है। वो क्या बोल रहे हैं कि कंस्ट्रक्ट करवानी है 2 मीटर हाई। कितनी होनी चाहिए, 2 मीटर हाई, यानी कि ग्राउंड से 2 मीटर हाई है। और रैम जो है खुद कितनी है, 5 मीटर लॉन्ग है। उन्होंने क्या बोला, द रैम इज़ 5 मीटर लॉन्ग, यानी कि खुद जो कितनी है, ये 5 मीटर लॉन्ग है। कैलकुलेट करना है ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन है। मैंने कहा था ना, एंगल एलिवेशन जो है वो नीचे से देखने वाला जो एंगल होता है वो होता है। तो मैंने जो है ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये जो यहाँ थीटा है, और यही कैलकुलेट करना है। बस ये चीज़ें हमें गिवन है। स्टेप नंबर 1 हमारा यही क्लियर हो गया। स्टेप नंबर 2 की तरफ मूव ऑन करते हैं। स्टेप 2 में हमारा सोल्यूशन निकलेगा। अब यहाँ उन्होंने हमें कोई एक्सप्लिसिटी मेंशन नहीं किया कि हमने साइन का फंक्शन यूज़ करना है, tan का करना है, या वट एवर। अब हमारी मर्जी है, जिसमें ये और ये आएगा हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे। हाइपोटेन्यूज एंड परपेंडिकुलर, तो मुझे पता है कि सम पीपल है इसमें परपेंडिकुलर भी है और हाइपोटेन्यूज भी है, तो ये फार्मूला बेस्ट है। इसमें मैं थीटा निकालूंगी। अब थीटा को मैं इधर ही छोड़ूंगा, ये इधर आके क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा इंटू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। ये फार्मूला मेरा बन गया, साइन इनवर्स इंटू परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, 2 है, और मेरे पास ये कितना है, 5 है। तो यहाँ से मेरा जो थीटा है वो बड़ी आराम से निकल सकता है। तो मुझे पता है साइन इनवर्स को यूँ लिखा जाता है, एंड 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 5। तो मेरा आंसर आ रहा है 23.5 डिग्री। यही जो है ये मेरा आंसर है। तो ये हमारा थीटा यहाँ निकला है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, तो अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज़ दिस। अब यहाँ में ये बताया जा रहा है कि कन्वेयर बेल्ट है इन अ फैक्ट्री इज़ इंक्लाइंड एट एंगल। पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि ये चीज़ क्या है। अब हमने ये देख लिया कि ये विजुअली भी देखा और इसको समझा भी सही कि क्या होता है। अब फैक्ट्री के अंदर बेसिकली यूज़ किया जाता है ना कि हमने कुछ चीज़ों को मूव करवाना है, लिफ्ट करवाना है, या कुछ क्रेन समझ लो एक टाइप का। बेसिकली ये उस तरह से ये चीज़ है, सही है। इंक्लाइंड है कितने एंगल पे, 18 डिग्री, क्योंकि अगर ये सीधा होता ना डेफिनेटली इसका कितने का एंगल बनना था, 90 का। अब ये 18 बन रहा है तो डेफिनेटली ये कुछ इस तरह से होगा। अब इसने एक चीज़ को मूव करवाना है, कुछ गुड्स हैं इनको हमने मूव करवाना है टू द हाइट ऑफ 6 मीटर, यानी कि जो हमारी हाइट है ग्राउंड से लेके ऊपर तक वो कितनी है, 6 मीटर है। एंड फाइंड द ओरिजोनटल डिस्टेंस। अब हमने ये चीज़ क्या फाइंड करनी है, ये ओरिजोनटल डिस्टेंस कितना है कवर्ड बाय द कन्वेयर बेल्ट यूजिंग इनवर्स टेंजेंट फंक्शन। तो स्टेप नंबर 1 तो जो हमारा यहाँ क्लियर हो गया कि हमने यहाँ इसको विजुअली ड्रॉ करके देखा, हमें समझ आ गया। स्टेप नंबर 2 में हमें वो क्या कह रहा है कि हमने कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, tan थीटा का। तो tan इज़ थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। परपेंडिकुलर तो मेरे पास है, बेस ही तो मैंने फाइंड करनी है ना, बेस ही जो ओरिजोनटल डिस्टेंस है। तो बेस को इस फार्मूले में आ रही है, तो हमें सारी चीज़ें गिवन ऐसे बाय बेस के, तो मैं बेस को इस तरह रिप्लेस करवा दूँगी। इस तरह से tan को हम इधर ले आएंगे और बेस को उधर ले जाएंगे, तो ये परपेंडिकुलर ओवर tan थीटा हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है, 6, एंड tan इंटू 18, हमारा एंगल जो है वो 10 इंटू 18 डिग्री है। तो हमारी यहाँ से बेस सिंपल निकल आएगी। तो हम इसको करते हैं, 10 इंटू 18 जब हम करते हैं सो डैट इज़ दिस। अब हमने किससे डिवाइड करना है, 6 से। तो मैं अगर यूँ करूँ, 6 डिवाइड बाय आंसर कर दूँ अपना जो मेरा लेटेस्ट आंसर आया है, तो मेरी चीज़ आ जाएगी 18.4। अब 6 जो है राउंड ऑफ करके 18.5 बना देगा इसे, तो 18.5। अब ओरिजोनटल डिस्टेंस है तो 18.5 कितना होगा, मीटर होगा। तो ये जो है हमारा आंसर यहाँ क्लियर हो गया। तो अब हम मूव ऑन करते हैं टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में ऐसा है कि एक लाइट हाउस में गिवन है, सही है, और हमें ये पता है कि वो कह रहे हैं इसकी ये कितना है, 120 मीटर टॉल है, यानी कि इसकी जो लेंथ है या हाइट है वो कितनी है, 120 मीटर है। और वो कह रहे हैं कि एक शिप स्पॉटेड है एट अ डिस्टेंस ऑफ 250 मीटर्स फ्रॉम द बेस ऑफ लाइट हाउस। बेस ऑफ लाइट हाउस ये है, और शिप स्पॉटेड है कितने डिस्टेंस दूर है, 250 मीटर दूर एक इधर एक शिप है। आगे वो कह रहे हैं कि एंगल ऑफ डिप्रेशन हमने निकालना है बेसिकली, जो कि कहाँ से है, लाइट हाउस से शिप तक है।
ये हमारा लाइट हाउस है और ये हमारी शिप है। यानी कि यहाँ वाला जो एंगल होगा ना, यही एंगल ऑफ डिप्रेशन है। मैंने पहले ही बताया था कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से होता है फर्स्ट क्वेश्चन में और एंगल ऑफ एलिवेशन नीचे से होता है। अब हमने जो फाइंड करना है वो ये वाला थीटा है और हमें बता दिया गया है कि हमने कौन सा, हमने स्टेप 1 तो अब हमारा यहाँ हो गया। अब हम स्टेप नंबर 2 में अपना सोल्यूशन निकालेंगे बेसिकली, और हमें बताया है कि हमने tan का ही फंक्शन यूज़ करना है। अब पता है हमें tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। ओके, तो परपेंडिकुलर हमें गिवन है। अब हमने यहाँ से क्या निकालना है, थीटा। तो मैं यहाँ से tan इनवर्स इस साइड पे आ जाएगा और परपेंडिकुलर ओवर बेस होगा। तो अब tan इनवर्स इनटू परपेंडिकुलर हमारा क्या है 120 है एंड बेस हमारी क्या है 250 है। अब हमने ये चीज़ जो है अपने कैलकुलेटर पे सॉल्व करनी है और हमारा आंसर निकल आएगा। तो शिफ्ट tan इंटू 120 डिवाइड बाई 250, 120 डिवाइड बाई 250, तो हमारा आंसर जो है डेट इज़ 25.64। तो हम अब ये कह सकते हैं कि हमारा जो एंगल है वो क्या है 25.64 डिग्री जो है ये हमारा आंसर है। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें ये बोला जा रहा है कि एक लाइट हाउस है जो कि कितना है 90 मीटर टॉल है। सही है, ये हमारा स्टेप नंबर 1 होता है, ये विजुअलाइज करना उस चीज़ को। तो जो स्टेप नंबर 1 होता है हमारा वो विजुअलाइज करना होता है। अब 90 मीटर जो है ये लाइट हाउस हमारा टॉल है और फिर से वही क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ हम एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है, वहाँ डिप्रेशन फाइंड करना था। और एक बोट है जो कि ऑब्जर्व हुई है एट द डिस्टेंस ऑफ 180 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ लाइट हाउस। बेस ऑफ लाइट हाउस ये, और यहाँ से 180 मीटर के फासले पे एक हमें बोट हम नज़र आई है। सही है, अब हमने फाइंड करना है एंगल ऑफ एलिवेशन। सही है, जो कि फ्रॉम द बोट है, फ्रॉम द बोट टू द टॉप ऑफ लाइट हाउस। ये है ना टॉप ऑफ, ये बोट है, तो वहाँ से यही फिर एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, मैंने आपको पहले बताया था। तो अब हमने इसको फाइंड करना है यूजिंग इनवर्स टेंजेंट फंक्शन। फिर से वही बात, अब हम स्टेप नंबर 2 में अपना लिखते हैं tan थीटा हमें पता है इक्वल टू क्या होता है, प्रॉपर ब्रशेस, यानी कि परपेंडिकुलर ओवर बेस। और थीटा ही हमने फाइंड करना था, हम इसे सिंपल क्या कर देंगे tan इनवर्स इनटू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है और बेस क्या है, हमें गिवन है सब कुछ। परपेंडिकुलर मेरे पास है 90 मीटर और बेस मेरे पास है 180 मीटर। अब मैंने इसकी कैलकुलेशन करनी है और मेरा आंसर जो है वो आ जाना है। तो हमने क्या करना है, शिफ्ट tan इनवर्स इनटू 90 बाई 180 एंड माई आंसर इज़ 25 पॉइंट, अगर इसको हम राउंड ऑफ करें तो 25.6 बन जाएगा। 25.6 डिग्री जो है हमारा आंसर है। सो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैट इज़ क्वेश्चन नंबर 7, जहाँ अब हम यहाँ जो इसमें भी वही काम होना है। बस सिंपल सी बात है, अगर आपने स्टेटमेंट समझ लिया ना, यहाँ स्टेटमेंट आपको थोड़ी कन्फ्यूजिंग लगेगी बट इट इज़ वेरी वेरी ईजी। वो कह रहे हैं फॉर ऑप्टिमल एनर्जी ऑब्जर्वेशन अ सोलर पैनल नीड्स टू बी इंस्टॉल्ड एट एन एंगल ऑफ, यहाँ तक मैं पहले समझाना चाहूँगी क्या बात की जा रही है, ब्रेक डाउन हम इसका करेंगे। अब हमें पता है सोलर पैनल जो है वो सन की एनर्जी जो है उसको ऑब्जर्व करते हैं। अब बेसिकली एक सोलर पैनल हमने इंस्टॉल करना है या अपने छत पे लगाना है, ठीक है। अब एक एंगल बताया जा रहा है। अब हमें पता है सोलर पैनल्स जो हैं वो कुछ यूँ करके होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये हमारा सन है तो इनका सन की तरफ जो है ऐसे मुंह होता है, लाइक इस तरह इसको फेस कर रहे होते हैं ये। अब वो ये कह रहे हैं कि एक ऐसे एंगल पे हमने इंस्टॉल करना है कि जहाँ से ये डायरेक्टली सन को फेस करे एट नून, यानी कि दोपहर के टाइम पे ये डायरेक्टली फेस करे। ऐसे ना हो कि सन इधर है और इसका मुंह उधर की तरफ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो एंगल हमें बता दिया गया कि अगर ये फ्रॉम ओरिजेंटल, वो कितना एंगल होगा 48 डिग्री पे होगा। यहाँ तक हमारी जो है वो ब्रेकडाउन हो गया। अब वो कह रहे हैं इफ़ द पैनल इज़ प्लेस्ड एट 2 मीटर्स अबव द ग्राउंड, यानी कि अबव द ग्राउंड का क्या मतलब है, ये यानी कि इसका जो यहाँ तक फासला बनेगा ना वो कितना होगा 2 मीटर्स तक होगा। यानी कि मुझे इसको थोड़ा सा ऐसे बनाना पड़ेगा, यानी कि फ़र्ज़ करो ये अगर हमारा सोलर पैनल है ना यूं करके, और ये कितना होगा इसका फासला ग्राउंड से, ये हमारा ग्राउंड है और ये 2 मीटर अबव होगा। अब हमने कैलकुलेट करना है द लेंथ ऑफ सपोर्टिंग रोड। अब कहोगे इस क्वेश्चन में सपोर्टिंग रोड कहाँ से आ गई, तो मैं आपको समझाना चाहूँगी सपोर्टिंग रोड क्या है। ये हमारा सोलर पैनल है ना, अब सोलर पैनल के लिए अब आपको पता है कि एक नीचे एक रोड रखी जाती है, यानी कि इसको सपोर्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक चीज़ आपने ऐसे ऊपर रखनी है तो उसको नीचे से सपोर्ट के लिए, ताकि वो चीज़ उस तक खड़ी रहे, तो उसको सपोर्ट करने के लिए जो रखा जाता है वो ये जो है वो हमारी सपोर्टिंग रोड है। सही है, अब सपोर्टिंग रोड यानी कि इसकी जो है यही लेंथ फाइंड करनी है हमने, जो उसके बिल्कुल नीचे ऐसे चिपकी हुई होगी। बेसिकली वो यही होगी जो इसकी सोलर पैनल की लेंथ होनी है, वो इस सपोर्टिंग रोड की भी लेंथ होनी है। यानी कि इसका मतलब हमने हाइपोटेन्यूज निकालना है। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना हमारा, परपेंडिकुलर भी हमारे गिवन है, थीटा भी हमारा गिवन है, और हमें ये बता भी दिया गया है कि हमारा स्टेप नंबर 1 तो यही क्लियर हो गया कि हमने इसको विजुअलाइज कर लिया। अब स्टेप नंबर 2 में इसका सोल्यूशन निकालेंगे। वही भी हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमने साइन का फंक्शन यूज़ करना है। साइन थीटा क्या कहता है, बेसिकली साइन थीटा ये कहता है कि सम पीपल हैव,
यानी कि पीपल जो है, अब ये जो सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू पर्पल ब्रशेस, कुछ लोग इस टेक्निक से इनको याद रखते होंगे, कुछ को अपनी टेक्निक होगी। तो आपकी जो भी टेक्निक है आपने सिंपल उसका फार्मूला लिखना है जो राइट एंगल ट्रायंगल में फार्मूला लगता है। अब मेरे तो ये सम पीपल है वाला लगा है। अब मुझे पता है कि परपेंडिकुलर मेरा गिवन है, मैंने क्या फाइंड करना है, ये एच फाइंड करना है। तो इस एच को मैं इसके साथ रिप्लेस कर दूंगी तो परपेंडिकुलर ओवर क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। परपेंडिकुलर मेरा क्या है, 2 मीटर है, ओवर साइन थीटा मेरा कितना है, 48 डिग्री है। बस अब मैंने जब इस चीज़ को सॉल्व करना है तो मेरे पास हाइट जो है वो आ जाएगी। तो आओ इसको जो पहले सॉल्व करते हैं। तो साइन इंटू मैंने क्या करना है, 48 डिग्री करना है। तो साइन इंटू 48 मैंने किया तो मेरे पास ये चीज़ आ गई। अब मैंने क्या करना है, 2 डिवाइड बाय आंसर करना है। तो 2 डिवाइड बाय मेरा जो ये लेटेस्ट आंसर है इसको मैं यूँ करूँगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। जो हाइट कितनी है मेरे पास, 2.69 जो है ये मीटर मेरी हाइट आ चुकी है। यही मेरा फाइनल आंसर है। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हमारे क्वेश्चन नंबर 8 में भी थोड़ा सा आपको स्टेटमेंट में इशू शायद आपको हो समझने में, बट हम क्वेश्चन को भी ब्रेक डाउन करेंगे स्टेटमेंट का तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। अब पता है स्टेप 1 में हम इसको विजुअलाइज़ करते हैं चीज़ को। तो अब हमें समझ आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि रूफ़ कंस्ट्रक्ट करना है। रूफ़ इज़ बेसिकली छत जो होता है। अब आप कहोगे यार छत तो ऐसे होता है ना, छत सिंपल सीधे तो ऐसे ही होते हैं, सीलिंग वाले जो छत होते हैं। और वो बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल स्पैन इज़ 10 मीटर, डिज़ायर्ड हाइट इज़ दिस। अब भाई रूफ़ की हाइट तो 3 मीटर तो नहीं हो सकती ना ज़मीन से लेके, क्योंकि ग्राउंड की तो बात ही नहीं की, ग्राउंड से लेके रूफ़ की पीक तक जो 3 मीटर है। तो यहाँ तक आपको मे भी स्टेटमेंट में इशू हो, बट समझना आगे क्या वो बोल रहे हैं। उन्होंने बोला है डिटरमाइन द एंगल एट विच रूफ ट्रसेस। अब रूफ ट्रस का मतलब क्या होता है, बेसिकली जब आपको रूफ ट्रस का मतलब समझ में आ जाएगा तो आपको ये सारी स्टेटमेंट समझ में आ जाएगी। तो रूफ ट्रस का मतलब क्या है, तो रूफ ट्रसेस जो हैं बेसिकली दीज आर द ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स। जैसे आपको यहाँ मैंने नीचे विजुअली दिखाया कि जो दो साइड पे ट्रायंगल टाइप की 2 लाइनें जा रही हैं, दीज आर द नॉन एज रूफ ट्रसेस। अब मैंने आपको रूफ ट्रस का मतलब क्लियर किया कि रूफ ट्रस जो होते हैं बेसिकली वो इस तरह से होते हैं। सही है, इससे हमें ये क्लियर होगा कि हमारा जो छत है ना, जैसे वो आपने देखा होगा वो सिंपल ये वाला छत नहीं है सीधा, ये किसी सर्दी वाले जो इलाका होता है उसमें इस तरह के ज़्यादा छत पाए जाते हैं। जैसे कश्मीर हो गया, पाकिस्तान में तो ये होते हैं, तो वहाँ ये छत बेसिकली पाए जाते हैं, यानी कि जो हमारा छत है वो इस तरह के। अब हमारी ऊपर वाली स्टेटमेंट क्लियर होगी। हमें ये बताया जा रहा है कि हॉरिजॉन्टल स्पैन जो है वो कितना है, ये कितना है, 10 मीटर की विड्थ है इसकी। सही है, हॉरिजॉन्टल स्पैन इतना है। और हाइट जो है ना, डिज़ायर्ड हाइट रूफ पीक की, यानी कि सीलिंग वाला अगर छत इतना है तो इसका यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है ये कितना है, 3 मीटर है। इसकी जो पीक क्या होता है, पीक सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है और सबसे हाईएस्ट पॉइंट हमारा यही बन रहा है। तो इसका जो फासला है वो कितना है, 3 मीटर है। अब हमने एंगल फाइंड करना है एट विच रूफ ट्रसेस शुड बी इंस्टॉल्ड। अब हमने, मुझे पता है रूफ ट्रसेस ये होते हैं, तो यानी कि यही वाला एंगल जो है ये हमने फाइंड करना है यूजिंग एन इनवर्स कोसाइन फंक्शन। ये तो हम बाद में करेंगे ना, जब हमने सोल्यूशन स्टेप 2 की तरफ आएंगे तो हम ये यूज़ कर लेंगे। अब आपको ये क्लियर हो गया, यानी कि अगर ये जो चीज़ है मैंने इसका हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, इसका मतलब तो ये हुआ कि यानी कि थीटा तो हमें क्वेश्चन में बताया गया ना कि थीटा हमने फाइंड करना है एंगल जिस पर गिवन होगा। हमारे पास हाइपोटेन्यूज भी नहीं है, हमें ये भी फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन वो देखते हैं ना कोसाइन क्या है। जो स्टेप नंबर 2 में हमें बताया गया कि हमने क्या करना है, कोस फंक्शन हुआ। कोस क्या कहता है, करली ब्राउन हेयर, यानी कि ब्राउन बेस तो हमें पता है कितनी है, लेकिन हेयर नहीं हमें पता, हाइपोटेन्यूज हमें नहीं पता। तो हमें ये चीज़ जो है फाइंड करनी पड़ेगी क्वेश्चन में। और हमें ये पता है कि अगर हम ये इसको हम इसको ऐसे एक ट्रायंगल तो नहीं कंसीडर कर सकते। और अच्छा, आपको एक और इशू भी हो सकता है, आपको कि यार एंगल तो यहाँ भी होते हैं, लेकिन एंगल यहाँ का 90 डिग्री है, हमें एग्जैक्टली पता है। और हमें ये पता है कि हाँ 2 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, तो हम एक ट्रायंगल का भी अगर हमने फाइंड कर लिया तो दूसरे का सेम ही होगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं दोनों साइडों पे। इधर भी परपेंडिकुलर एक है, इधर भी वही है, इधर भी 3 है, इधर भी 3 है। और जो है हमारे एंगल्स वो भी सेम रहेंगे, और क्योंकि हमारी बेसिस भी सेम है। बेसिस कैसे सेम है, ओवरऑल तो ये 10 मीटर का, यानी कि 5 इस साइड पर होगा और 5 इस साइड पर होगा। तो अब मैं सबसे पहले तो हाइपोटेन्यूज निकालूंगी। हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्रायंगल को अगर क्लियर किया जाए, मैं यहाँ एक अलग से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाती हूँ। इसकी 5 बेस है, 3 परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेन्यूज मैंने फाइंड करना है, और थीटा तो बाद में निकलेगा। अब जब 2 चीज़ें आपको गिवन हो, ये बेसिकली मेरा 3 लिखा हुआ है, आई एम सो सॉरी कि मैंने थोड़ा उसको कन्फ्यूजिंग बनाया, एंड दिस इज़ 5। तो मुझे पता है बाय द पाइथागोरस थ्योरम वही से कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए मेरे पास क्या है, 3 स्क्वायर है, और बी स्क्वायर मेरा यानी कि 5 का स्क्वायर। तो जब मैंने इसको सॉल्व करना है तो मेरे पास क्या आएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 5 का स्क्वायर होता है मेरे पास 25, सो डैट इज़ 34। यानी कि मेरे पास क्या आ रहा है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 34 आ रहा है, विच इंडिकेट्स कि सी जो है वो मेरा क्या होगा, √34 होगा बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो √34 तो मैं मुझे कन्फ्यूजिंग से लग रहा है, तो मैंने कहा चलो इसको ऐसे कर लेते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं पॉइंट में। तो अब इसकी वैल्यू मेरे पास निकल आई है, डैट इज़ 5.83।
यानी कि सी जो है मैंने फाइंड कर लिया, जो कि कितना है 5.83। ये मेरी हाइपोटेन्यूज निकला है। अब मैंने इसके अंदर बेस मुझे पता है, सब कुछ मुझे पता है, थीटा यहाँ से मैंने निकाल लेना है। अब थीटा इज इक्वल टू जो कोस साइड पे क्या हो जाएगा, कोस इंटू इनवर्स हो जाएगा इंटू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब कोस इनवर्स इंटू बेस मेरे पास क्या है 5 है। अब आप कहोगे यार 10 थी, 10 इसलिए नहीं है क्योंकि हम इस ट्रायंगल को कंसीडर नहीं कर रहे, हम इन दो ट्रायंगल्स को कंसीडर करके कर रहे हैं, जो मैंने एक आपको अलग से निकाल के दिखाया, इसीलिए 5 इसकी बेस होगी। डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज मेरा क्या निकला है 5.83। तो अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा कोस इनवर्स इंटू 5 डिवाइडेड बाय 5.83। सो माई आंसर इज 30.9, जिसको हम 30.9 बोलो या 31 भी बोल सकते हो। तो 30.9 डिग्री जो है इज इक्वल टू ये मेरा थीटा जो है मेरा आंसर आ गया। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारे सब आंसर्स मैच करेंगे सिवाय क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 3 के। क्वेश्चन नंबर 3 में भी जो है हमारी कोई वैल्यू में अगर हम बुक का आंसर चाहते हैं तो हमें क्वेश्चन नहीं चेंज करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो बुक के आंसर में इशू है क्वेश्चन नंबर 3 के भी और क्वेश्चन नंबर 8 के भी। क्वेश्चन नंबर 8 में ये इशू है, अगर हम बुक वाला आंसर चाहते हैं तो हमें ये 3 के बजाय 1.5 मीटर हाइट करनी पड़ेगी। वो तो हम क्वेश्चन को तो नहीं चेंज कर सकते, बाय द वे हम ये कंसीडर ज़रूर कर सकते हैं कि बुक आंसर हमारा जो है डिफरेंट है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 एंड होता है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि इनका आंसर और है यूट्यूब वाली वीडियो का एंड जो बुक पे आंसर हो रहा है, तो वो है ही, और वो है ही गलत। क्वेश्चन नंबर 3 में भी और क्वेश्चन नंबर 8 में भी बकाया आंसर्स हमारे सारे सेम आने वाले हैं एज कम्पेयर टू बुक। सो आइए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 में ये गिवन है कि एक केबल सपोर्ट कर रही है 3 मीटर हाई टावर को। टावर के तो समझ में आ रही है कि यार इतना हाई है, 15 मीटर का है, सही समझ में आ रहा है हमें। लेकिन वेट मैं स्टेप नंबर 1 कर रही हूँ। यहाँ आप एक होगे डायग्राम इस कोने में आके हमेशा बनाती है, इधर हम कर लेते हैं इसको। हमारा टावर भी टेढ़ा हो गया। डैट इज़ 15 मीटर हाई टावर है हमारा एंड हमें ये कह रहे हैं केबल सपोर्ट कर रही है। अब आप होगे यार केबल तो तार भी होती है, तो तार एक टावर को कैसे सपोर्ट कर सकती है। लेट मी शो यू विजुअल। देखा कैसे जो है टावर्स को ऐसे केबल जो हैं वो विजुअली मैंने आपको दिखाया कि कैसे जो है सपोर्ट करती हैं। तो यानी कि ये भी एक स्लोप टाइप बन गई है और ये क्या कर रही है 60 डिग्री एंगल बना रही है विद द ग्राउंड। यानी कि यहाँ जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री है। इधर तो हम कह नहीं सकते क्योंकि यहाँ तो हमेशा 90 डिग्री का ही एंगल होता है और ग्राउंड के साथ। ये हमारा ग्राउंड है, सही है। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन के अंदर क्या हमने क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ द केबल फाइंड करनी है। यानी कि ये जो हमारी केबल है ना, इसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है। अब वैसे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, फिर से हमें नज़र आ रहा है। परपेंडिकुलर हमारा जो गिवन है, बेस तो हमारी नहीं गिवन, और हाइपोटेन्यूज जो है वो हमने फाइंड करना है, थीटा हमारा गिवन है। स्टेप नंबर 2 में हम सोल्यूशन निकालते हैं बेसिकली। अब हमें पता है स्टेप नंबर 2 में हमें ये बता दिया गया कि हमने क्या इन्वर्स कोसाइन का फंक्शन यूज़ करना है। तो मुझे पता है कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर, गॉट इट। तो इस चीज़ के लिए मुझे फर्स्टली बेस का पता होना चाहिए ना, क्योंकि मेरे पास बेस तो है नहीं। तो हम किसी और फंक्शन के, तो अब ऐसे तो हमारे पास और tan और sin है, से हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। यानी कि हम हाइपोटेन्यूज से हमारा मकसद है ना निकालना, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमें इस बात का पता है कि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि इन्वर्स कोसाइन। बच्चे ये गलती मोस्टली कर जाते हैं, उन्हें पता है कि वो करेंगे यार tan में से डायरेक्ट निकल रहा है, बस ठीक है, हमने हमारा मकसद ये निकालना है ना, तो हम ये निकाल लेंगे। बट ऐसा नहीं होता। जब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमने ये करना है तो हमने ये करना है। हाइपोटेन्यूज हम निकाल लेंगे, हमने कॉस के थ्रू निकालना है। बाय द वे बेस हम किसी और फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। अब आप सोच लो मेरे पास और कौन से फॉर्मूले हैं, एक साइन का है और एक कौन सा है, tan का है। साइन कहता है सम पीपल हैव एंड tan हमें कहता है थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, गॉट इट। तो यहाँ मुझे नज़र आ रहा है यार थीटा भी मेरे पास है, परपेंडिकुलर भी है, और बेस जो है वो मैं निकाल लूँगी, सही है। तो हमको यहाँ सबसे पहले tan थीटा को यूज़ करते हुए अपनी बेस निकालेंगे, ताकि यहाँ हम पुट करके फिर निकालेंगे, ओके। तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर मेरा कितना है 15 मीटर है एंड बेस जो है ये जो हमने फाइंड करनी है, तो 15 ओवर b इज़ इक्वल टू tan थीटा, गॉट इट। अब जो है हम क्या करेंगे, बेस मैंने निकाली है तो हम रिप्लेस कर लेंगे इन दोनों को आपस में, ताकि जो है हम बेस हमारी आसानी से निकल आए। बेस इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 15 डिवाइड बाई tan थीटा, और थीटा हमारा कितना है 60 डिग्री है। तो tan इंटू जब हम 60 डिग्री करेंगे, इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। हम एक और बात क्लियर कर दूँ कि डायरेक्ट करने से हमारे पास मैथ एरर आ रहा है, बट हम इसको जब ज़रा तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर ठीक आ जाएगा। अब मुझे पता है 15, पहले मैं क्या करूँगी, tan इंटू 60 निकालूंगी। मेरे पास आ रहा है √3 विच इज़ इक्वल टू 1.73 समथिंग, सही है। तो इसका मतलब ये है कि 1.732, ओके।
अब जो है मैं डिवाइड कर दूँगी, 15 को डिवाइड करवा दूँगी 1.732 से, तो मेरे पास वैल्यू आ रही है 8.66। तो 8.66 जो है मैंने निकल आई है इज इक्वल टू बेस, यानी कि मेरी नीचे वाली बेस अब निकल आई है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मैं आपको शो करवाती हूँ, मेरे साथ पहले ऐसे ही हुआ है। जब आप ऐसे करोगे ना 15 डिवाइड बाई 10 60, आपको ऐसे सिंटेक्स एरर आ जाता है, इसीलिए हम पहले इसको ऐसे निकाल लेंगे एंड देन हम इसको इस तरह सॉल्व कर लेंगे, सही, जिस तरह मैंने आपको विजुअली सॉल्व करके दिखाया है। अब जो हम कोस थीटा में वैल्यू पुट करेंगे, बस अपना काम ख़त्म करो। कोस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच था, और एच ही तो हमने फाइंड करना है। एच को मैं इसके साथ रिप्लेस करवा सकती हूँ, यस कर सकती हूँ। बेस मेरे पास कितनी आई है, 8.66 आई है, और कोस थीटा इधर नीचे आ जाएगा ना इस तरह, क्योंकि मैंने इन दोनों को आपस में क्या करवाया, रिप्लेस करवाया। कोस इंटू थीटा मेरे पास कितना है, 60 है। अब जो है हम क्या करेंगे, 8.66 डिवाइड बाय कोस इंटू 60 हम जब करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1 डिवाइड बाई 2। ओके, तो जिसको जो इक्वल होता है 0.5 के। वैसे आप 1 डिवाइड बाई 2 का भी कर सकते हो, लेकिन हम प्रोसेस लंबा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर है, सो हम डायरेक्ट इस पर जो है सॉल्व कर लेंगे। अब 0.5 से जब ये चीज़ डिवाइड होती है ना तो हमारे पास आंसर आता है 17.32। यही हमने फाइंड करना था, हाइपोटेन्यूज ही हमने फाइंड करना था। और जिसको हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द केबल, इसको मैं इक्वल रख दूँगी लेंथ के, तो यानी कि ये क्या है, बेसिकली ये मीटर है, इनके लेंथ जो है वो कितने में आता है, मीटर में आता है। तो ये हमारा जो आंसर आ गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको भी हम स्टेप नंबर 1 में क्या करते हैं, विजुअलाइज़ करते हैं। हम इसको विजुअलाइज़ कर लेते हैं और स्टेटमेंट का ब्रेक डाउन कर लेते हैं। ब्रिज डेक बेसिकली है, ब्रिज डेक का मतलब होता है वो ब्रिज तो आपको पता है पुल है, यानी कि फ़र्ज़ कर लो ये हमारा जो है ये पुल है, सही है, या ब्रिज है। अब ब्रिज डेक का मतलब होता है कि ये जो डेक का मतलब होता है फ्लैट सरफेस ना, यानी कि जो फ्लैट ब्रिज डेक, इसी को यानी कि एक ही मतलब है कि जो इसकी सरफेस है ना ब्रिज की, उसको ब्रिज डेक बोला जाता है। अब क्या बोला जा रहा है कि सस्पेंशन केबल है जो सपोर्ट करी है इसको, यानी कि जब ब्रिजेस खड़े किए जाते हैं तो उनको, आपको पता होगा कि उनको कुछ नीचे से इनको सपोर्ट दी जाती है। अब हम ये कह रहे हैं कि सस्पेंशन केबल का मतलब ये था, सस्पेंशन केबल जो होती है वो हमेशा टेढ़ी ही होती है, सही है। लाइक ऐसे आप कर लो, इस तरह कर लो या फिर इस तरह कर लो, जिस तरह से इस तरफ करना है या इस तरफ करना है ये तो डिपेंड करता है ना। ये उसको सपोर्ट कर रही है ब्रिज डेक को नीचे से। अब यहाँ तक तो हमें ये समझ आया। अब हम ये कह रहे हैं कि जो ये है ना, ये 45 डिग्री एंगल बना रही है विद द ग्राउंड, यानी कि जो यहाँ एंगल बनना है। अब बेसिकली ब्रिज तो ऊपर होता है, अब नीचे जो ग्राउंड है वो इधर है, यानी कि इसके साथ जो इधर एंगल बन रहा है वो कितना है, 45 डिग्री का एंगल है। ओके, यानी कि मैं इसको यूँ ऐसे कर सकती हूँ ना, यहाँ जो एंगल बन रहा है वो कितना 45 डिग्री का एंगल है। अब वो कह रहे हैं कि जो डेक है ना, डेक ये कितना, ये जो डेक है या ब्रिज डेक है ये कितना है, 30 मीटर अबव द ग्राउंड है। ग्राउंड ये यहाँ से यानी कि फासला जो है वो कितना है, 30 मीटर है। हाइट जो है वो कितनी आ गई है, 30 मीटर। अब हमने क्या करना है, डिटरमाइन करना है द लेंथ ऑफ केबल, यानी कि केबल हमारी जो है वो ये है, तो हमने इसकी लेंथ फाइंड करनी है। यानी कि बेसिकली हमारे पास ये उल्टा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, जहाँ इधर 90 डिग्री में ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, सही है। परपेंडिकुलर हमारा जो है ये गिवन है। अब हमें यहाँ तक विजुअलाइज होगा कि हमने क्या करना है। बेसिकली अब हम स्टेप नंबर 2 की तरफ जाते हैं। स्टेप नंबर 2 हमारा क्या होता है कि हमने यहाँ कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, कोस का फंक्शन यूज़ करना है। कोस थीटा कहता है करली ब्राउन हेयर, इसके लिए मुझे बेस चाहिए। बेसिकली ये है, हमें वो उल्टा नज़र आ रहा है ना, बट यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि ये बेस है, इतनी हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है कि हमारी बेस है। हमें पहले बेस पता होगी तब हमारा हाइपोटेन्यूज निकलेगा। फिर वो ऊपर वाले क्वेश्चंस की तरह जो है हमें पहले tan थीटा के थ्रू जो है हम बेस निकालेंगे। तो यहाँ मैं जो है tan थीटा को यूज़ करके बेस निकाल लूँगी। tan थीटा क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर ओवर बी, यानी कि प्रॉपर ब्रशेस। प्रॉपर मेरे पास क्या है, 30 है, और बेस जो है इसको, बेसिकली मैंने यहाँ से बेस निकाली है, इन दोनों को मैं आपस में रिप्लेस करवा दूँगी। बेस इधर आ जाएगा, tan थीटा नीचे आ जाएगा। tan इंटू थीटा क्या है, 45 डिग्री है। तो मैं यहाँ पहले इसको बेस निकाल लेती हूँ। ये हमारा कैलकुलेटर है, तो हम पहले tan 45 निकाल लेते हैं ना। tan इंटू 45 तो हमारे पास आता है 1, यानी कि 1 की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अभी बेस जो है हमारे पास कितनी आ गई है, 30 आ गई। 30 डिवाइड बाई 1 30 ही होता है। अब हम कोस थीटा के बीच में बेस पुट कर लेंगे, तो ये मेरी 30 ओवर h आ जाएगा। h तो मैंने फाइंड करना है, तो h और इन दोनों को हम क्या करवा देंगे, रिप्लेस करवा देंगे। h इज़ इक्वल टू 30 डिवाइड बाई कोस थीटा। थीटा हमारा क्या है, 45 बन रहा है, तो यानी कि मैं कोस इंटू 45 करूँगी, तो मेरा आंसर यहाँ आ जाएगा। तो लेट्स डू इट। कोस इंटू 45 जो है वो होता है 0.07 समथिंग होता है। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि 30 को उसको डिवाइड करेंगे। 30 डिवाइड बाई जो हमारा लेटेस्ट आंसर है वो आएगा 30 डिवाइड बाई 30 मल्टीप्लाई बाई √2। जब इसको हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो आएगा, मेरे इसे फर्दर सॉल्व करने पर मैंने जब 30 को मल्टीप्लाई करवाया √रूट से, तो मेरे पास आ रहा है
अब ये राउंड ऑफ हो जाएगा तो ये 42.43 हो जाएगा। ये जो है मेरे इतना मीटर आंसर आ गए। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अब हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं, डेट इज़ क्वेश्चन नंबर 11। अब आपको मे बी ये थोड़ा देखने में कंफ्यूज लगे, लेकिन मैं आपको एक बार बता दूं कि ये कंफ्यूजिंग नहीं है। हमारा जो आंसर है वो ओवरऑल इसी के अंदर ही छुपा है, तो हम इसको जो है ब्रेक डाउन कर लेंगे। जब हमारा स्टेप नंबर 1 हो जाता है तो 2 तो ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। सो लेट्स डू इट। अब मुझे पता है कि वो क्वेश्चन में क्या करें, एट अ सर्टेन टाइम ऑफ डे, कोई एक डे में कोई टाइमिंग थी जहाँ पे हमें ये पता चला कि जो 20 मीटर्स टॉल फ्लैग पोल, चलो फिर फ्लैग पोल बनाते हैं। ये जो है फर्स्ट कर लो मेरा क्या है, फ्लैग पोल है, फ्लैग पोल। ओके, ये जो है कितना ऊपर है, कितना 20 मीटर लंबा है, 20 मीटर फ्लैग पोल है। झंडा जो है, झंडे का जो भी ये फ्लैग पोल है, एक इसका जो शेडो पड़ है ना ज़मीन पर, ये कितना है, 15 मीटर तक पड़ा है। 15 मीटर तक इसका जो है ये शेडो नीचे पड़ा है। ओके, अब हमें कह रहे हैं कि इफ़ नियर बाय, इसी के करीब एक बिल्डिंग है, ठीक है, जो कि कितनी है 50 मीटर्स। अब ये जो है 50 मीटर्स का शेडो डाल रही है एट द सेम टाइम, सही है। तो हमने क्या करना है, इसकी हाइट फाइंड करनी है, यानी कि इसकी जो ये वाली हाइट है ना, ये हमने फाइंड करनी है यूजिंग द इनवर्स टेंजेंट फंक्शन। तो चलो फिर इसका जो है इस तरह राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं। क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ से जो ऑब्ज़र्व करने वाला है ना, उसने यहाँ से इसकी हाइट ऑब्ज़र्व की, और यहाँ भी जो ऑब्ज़र्व करने वाला था उसने यहाँ से ऑब्ज़र्व की इसकी हाइट। यानी कि जब ये थीटा मुझे पता होगा ना, एट अ सेम टाइम, उन्होंने ये बात की कि एट अ सेम टाइम ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, तो यहाँ का जो एंगल है वो यहाँ के एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि किसी एक टाइम पे ये ऑब्ज़र्वर जो है ऑब्ज़र्व करे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो हमारा दोनों साइड पे सेम है। अब जब हमारा थीटा निकलेगा ना, तो ये हमारी हाइट ऑटोमेटिकली निकल जाएगी। क्योंकि कैसे निकलेगी, स्टेप नंबर 2 में मैं आपको ज़रा डिटेल में समझाती हूँ। क्या है कि हमें वो बोला टैन थीटा के थ्रू हमने फाइंड करना है। सारा काम किसके थ्रू करना है, टैन थीटा। टैन क्या कहता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी कि प्रॉपर ओवर ब्रशेस, सही है। तो परपेंडिकुलर जो है ये तो हमने फाइंड करना है ना, ब्रशेस यानी कि बेस तो हमें वैसे पता है। अब थीटा हमें फाइंड करना पड़ेगा ना, क्योंकि थीटा हमारे पास नहीं गिवन। तो थीटा मैं इसके थ्रू पहले फाइंड कर लूँगी, फिर इसमें हम पुट करके निकाल लेंगे, क्योंकि हमारा मकसद इसके साथ है सारा। तो ये मैंने जो है इसकी वैल्यू पहले पुट कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें भी जो थीटा फाइंड करना है वो मैंने टैन के थ्रू ही करना पड़ेगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन हमें गिवन है कि हमने टैन के थ्रू सारा काम करना है। थीटा इज इक्वल टू टैन इनवर्स इनटू परपेंडिकुलर ओवर बेस देगा। परपेंडिकुलर मेरा इधर कितना है, 20 है, बेस मेरे पास कितनी है, 15 है। तो अब जो है हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो थीटा है वो निकल आएगा। तो मेरे क्वेश्चन में है टैन इनवर्स इंटू 20 डिवाइड बाई 15, 20 डिवाइड बाई 15। तो मेरा आंसर जो है वो आता है, थीटा जो है मैंने कि मेरा कितना निकल रहा है, 53.1 डिग्री, हाँ 53.1 डिग्री जो है मेरा यहाँ थीटा निकला है। अब मेरा जब थीटा निकल आया है तो अब मैं सिंपल इसकी हाइट निकाल लूँगी। कैसे निकालूंगी, कोई और फॉर्मूला यूज़ नहीं करना, हमेशा टैन ही यूज़ करना है। टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर ही तो मैंने इसका फाइंड करना है, जो कि हाइट है। तो परपेंडिकुलर को मैंने एक साइड पे छोड़ देना, यानी कि जो हाइट है मेरी, परपेंडिकुलर को पी को एच से रिप्लेस कर रही हूँ, एक साइड पे छोड़ दिया, और जो बेस है साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी टैन थीटा के साथ। अब आपका फार्मूला बन गया, अब इसमें सिंपल वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। टैन इंटू थीटा, थीटा मेरा कितना है, 53.1 डिग्री है। इस चीज़ को मैंने मल्टीप्लाई करवाना बेस से। बेस मेरी इस बिल्डिंग की कितनी है, 50 है। भूल भुलक्के से ऐसे ना हो इधर 50 डाल दो और इधर बाद में 15 डाल दो, ऐसा नहीं करना। इसको ऊपर मेंशन कर दो कि ये बिल्डिंग है और ये जो है साइड वाला फ्लैग पोल है, ताकि आपको क्लियर हो कि मैंने पहले यहाँ से थीटा निकाला और अब मैंने यहाँ आके इसका परपेंडिकुलर निकाल रही हूँ, सही है। तो अब मैंने 10 इंटू 53.1 निकाला, तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। उससे मैंने मल्टीप्लाई करवा देना 50 के साथ। तो मेरे पास आंसर जो है, यानी कि जो मेरी हाइट है इस बिल्डिंग की, कितनी आ गई है, 66.9, जो राउंड ऑफ करके इसको 6 बना देते हैं। तो इतनी मीटर जो है ये मेरी हाइट निकल आई है। अब आपको क्लियर हुआ कि कैसे क्वेश्चंस को, टेक्निक जो है, हमारा ओवरऑल आंसर इसी के अंदर छुपा हुआ है। बस हमारा काम है इसको एक्सट्रैक्ट करना। अगर आपको नहीं भी पता ना कि फ्लैग पोल क्या होता है, ये बिल्डिंग क्या है, कुछ नहीं भी आपको पता, तो आप इसमें से पैटर्न ऑब्जर्व करो। ये टॉल है तो यानी कि ये इसकी हाइट है, शेडो बना रहा है तो डेफिनेटली ज़मीन पे बना रहा है तो ओरिजेंटल में ही होगा। इस तरह से आप टेक्निक्स लगाओगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 12 है, वहाँ पे हमें ये बोला जा रहा है कि एक आर्किटेक्ट है जो डिज़ाइन कर रहा है छत को, एक रूफ़ है। अब आपको मे भी ये क्वेश्चन पढ़ने में डिफ़िकल्ट लगे, लेकिन मैंने आपको बताया कि इसी के अंदर हिंट छुपी हुई है आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक रूफ़ है, छत है, विद 20 डिग्री पिच टू अलाउ स्नो टू स्लाइड इजीली। अब आपको कि यार ये इसका क्या मतलब, 20 डिग्री पिच का क्या मतलब होता है।
तो ये भी कोई मुश्किल बात नहीं है। आगे उसने ये भी बोला है कि बर्फ़ ताकि स्लाइड हो जाए। अब इस तरह वाला छत हो तो बर्फ़ तो स्लाइड नहीं हो सकती। तो डेफिनेटली ये जो हमारा स्टेप नंबर 1 है, हम विजुलाइज़ करते हैं इस चीज़ को कि कैसे होगा ये। तो डेफिनेटली अगर ये वाला छत होगा ना, जो इस तरह से ट्रायंगल की फॉर्म में होता है, तभी जो है ये स्नो जो है दोनों साइडों से ऐसे स्लाइड हो जाएगी। इन्हीं छतों से जो है स्नो स्लाइड होती है। और ये छत होते भी बर्फ़ानी इलाकों में है तो स्नो उधर ही पड़ती है, आम इलाकों में तो नहीं होते। तो यहाँ से हमें हमारी हिंट मिल गई और हमारा ट्रायंगल बन गया। तो अब बस क्वेश्चन अब यहीं ख़त्म हो गया हमारा। अब देखना क्या होगा। वो बोल रहे हैं 20 डिग्री पिच है इसकी, जो है कितना है 20 डिग्री पिच है, यानी कि जो एंगल है हमारा कितना बन रहा है 20 डिग्री की। जो उसके ट्रेसेस हैं, जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 भी इस तरह से सॉल्व किया था, वो 20 डिग्री बन रहे हैं। ओके, तो अगर विड्थ वो कह रहे हैं बिल्डिंग जो है ना, नीचे बिल्डिंग की जो विड्थ है वो कितनी है, यानी कि जो उसकी टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक की जो विड्थ है वो कितनी है, 12 मीटर है। सही है। तो अब हमने फाइंड करना है द राइज ऑफ रूफ़। राइज ऑफ रूफ़ को क्या मतलब है कि सीलिंग का छत ये है, तो यहाँ से लेके इसकी जो पीक तक का जो ये राइज ऑफ रूफ़ है ना, ये हमने फाइंड करना है यूजिंग एन इनवर्स साइन फंक्शन। वो तो साइन हम यूज़ करेंगे ही करेंगे, पहले हम इसको विजुअलाइज़ कर लिया मैंने। ये मेरे पास बेस, अब मेरे पास फिर 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं, जैसे पहले हमारे क्वेश्चन में भी बन रहे थे। ये हमारा हाइपोटेन्यूज है दोनों साइडों पे। हम इसको एक ट्रायंगल कंसीडर, एक पकड़ेंगे तो दूसरा उसी के इक्वल है ना, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो हमारे स्टेप नंबर 2 है, उसमें मैंने कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, साइन थीटा का। तो सम पीपल हैव, तो यहाँ मेरे पास परपेंडिकुलर तो गिवन है, कितना परपेंडिकुलर है, विड्थ नहीं परपेंडिकुलर हमारा गिवन नहीं है, हमारे पास जो है ये बेस गिवन है और थीटा गिवन है। तो ये हमने हाइपोटेन्यूज जो है ये भी हमारे पास नहीं है। इस चीज़ को जो है ये तो हमने फाइंड करना है, जो राइज ऑफ रूफ है ना परपेंडिकुलर, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो किसी तरह मैं पहले क्या निकालूंगी, हाइपोटेन्यूज निकाल लूँगी। हाइपोटेन्यूज हम कैसे निकालेंगे, यूजिंग द या कोस का तो या टेन का। कोस में तो हम कोस देखते हैं, कोस क्या होता है, कोस थीटा ये कहता है कोस ब्राउन हेयर से, या तो ब्राउन और हेयर। अब ब्राउन मेरे पास है और ये चीज़ जो है हाइपोटेन्यूज ये ऑलरेडी, इसको हम इससे हम हाइपोटेन्यूज तो हमने इसे जो है हाइपोटेन्यूज हमारा जब निकल जाएगा तो हम इसमें पुट करके हमारा निकल आएगा, तो हम कोस थीटा को यूज़ करेंगे। ठीक है, कोस थीटा इज इक्वल टू बेस मेरे पास कितनी है, अब आप 12 नहीं पुट करोगे क्योंकि हम एक राइट एंगल ट्रायंगल को यूज़ कर रहे हैं, तो इधर 6 होगा और इधर भी 6 मीटर होगा। तो बेस इंटू मैंने 6 डाल लिया और हाइपोटेन्यूज जो है ये तो मैंने इसके थ्रू फाइंड करना है। तो हाइपोटेन्यूज को मैंने इधर ही रखा, कोस थीटा क्या कहता है, कोस इंटू 20 डिग्री इज इक्वल टू 6/h, राइट। तो अब इसको हम मज़ीद थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर आ जाएगा। अब मुझे पता है कि h को हम इससे रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, 6/cos 20 हम निकाल लेते हैं। cos 20 क्या होता है मेरे पास, ये होता है। हम इसको पूरा तो नहीं पुट करेंगे, चलो cos 20 फिलहाल लिख लेते हैं और फिर हम डायरेक्ट इधर से ही आंसर निकाल लेंगे। यानी कि मैंने क्या करना है, 6/6 डिवाइड बाई जो लेटेस्ट मेरा आंसर आया है वो, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 6.38। ये जो है मेरी क्या निकल आया है, हाइपोटेन्यूज। अब मैं इसमें पुट कर लूँगी तो ये मैंने निकालना है ना, तो परपेंडिकुलर का मैंने इसी साइड पे छोड़ा तो साइन थीटा के साइड आके ये चीज़ इससे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी। साइन थीटा, साइन क्या है, साइन 20 मल्टीप्लाई मेरी हाइट कितनी आई है 6.38। तो इसी को जो है हम मल्टीप्लाई करवा देंगे साइन 20 से। तो साइन 20 को से हम जो भी किया तो हमारे पास आंसर आ गया जो हमारी परपेंडिकुलर है, या फिर आप राइज ऑफ रूफ कह लो है जो भी, तो वो कितना आ गया 2.18। तो 2.18 जो है हमारा आ गया है मीटर में आ गया, क्योंकि ये किसी चीज़ की हाइट है, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, जो कि सेम यही है, इसी तरह के 13 है। उसमें भी हमें कोई रूफ़ की बात की जा रही है, रूफ़ ऑफ अ वेयर हाउस। वेयर हाउस बेसिकली वो हाउस होते हैं। अगर आपको ये वेयर हाउस को नहीं भी क्लियर ना, तो आप ये क्वेश्चन कॉन्टेक्स्ट क्लूज़ के थ्रू जो है सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस इतनी हो चुकी है। बट मैं आपको ये क्लियर करने वाली हूँ, क्योंकि हम तो स्टेटमेंट का ब्रेक डाउन कर रहे हैं ना। तो वेयर हाउस का मतलब होता है ये बेसिकली, अगर फ़र्ज़ करो दराज है, अब दराज फ़र्ज़ करो उनकी कोई एक वेयर हाउस तो नहीं है ना जहाँ वो अपना सारा जो है सामान रखते हैं। डेफिनेटली उनके वेयर हाउस होते हैं हर सिटीज़ में। तो वेयर हाउस बेसिकली जो इस तरह ऑनलाइन कर रहे होते हैं, या जिनका जैसे आप समझ लो एक जहाँ सामान रखे जाते हैं, बेसिकली वो वेयर हाउस होते हैं। तो मुख्तलिफ होते हैं, दराज का अलग होगा, प्राइसोई का होगा, बड़े बड़े जो ब्रांड्स होते हैं उनके अलग अलग होंगे जहाँ वो अपना सामान रखते हैं। नीड्स टू बी डिज़ाइन विद 30 डिग्री इंक्लाइन। अब हमने वेयर हाउस को थोड़ी ना देखना, हम तो रूफ की बात करें। तो अब आपको समझ नहीं आएगा कि क्या बोल रहा है। आगे देखो, उसने कहा है टू इंश्योर वाटर रन ऑफ, कि छत के ऊपर से वाटर तभी गिरेगा। अब ये वाला छत तो हो नहीं सकता, तो डेफिनेटली कौन सा छत है, ये वाला, तभी वाटर जो है इसके ऊपर से रन ऑफ ऐसे आराम आराम से गिरता रहेगा। गॉट इट। तो ये कितना 30 डिग्री इंक्लाइन होना चाहिए, कितना यहाँ जो एंगल होना चाहिए कितने डिग्री का होना चाहिए, 30 डिग्री का होना चाहिए। इफ़ द बिल्डिंग इज़ 20 मीटर्स वाइड, अगर ये जो बिल्डिंग है यहाँ कितना है 20 मीटर की है, यानी कि
तो हमने क्या फाइंड करना है, वही पिछला क्वेश्चन, हमने फाइंड करना है राइज ऑफ द रूफ। इधर 10 होगी, इधर 10 होगी। स्टेप नंबर 2 में जाते हैं तो अपना ये फाइंड कर लेंगे। हमने फाइंड क्या करना है, हमने ये जो परपेंडिकुलर आ रहा है ना इसको फाइंड करना है। तो दो चीज़ें गिवन है, सेम वही क्वेश्चन है, और यूज़ भी साइन को ही करना है। तो साइन थीटा क्या कहते हैं, सम पीपल हैव। अब मुझे ये पता होगा तो ये फिर निकला, इसको हमने फाइंड करना है ना। तो ये हमने किस तरह फाइंड किया था, कोस थीटा के थ्रू किया था। कोस थीटा क्या कहता है, ब्राउन हेयर, तो करली ब्राउन हेयर, ठीक है। तो बेस जो है वो मुझे गिवन है 10, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज तो मैंने फाइंड करना है ना। तो ये जो है इसको हम इन दोनों को रिप्लेस करवा लेते हैं, 10 ओवर कोस थीटा आ जाएगा। थीटा मेरा कितना है, कोस 30 है। तो हम जो है यहाँ कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करके अपना आंसर निकाल लेते हैं। तो हमने क्या करना है, कोस 30 कोस इंटू 30 डैट इज़ दिस, जिसको हम STD करें तो ये होता है। अब हमने क्या करना है, 10 डिवाइड बाय अपना आंसर कर देते हैं, 10 डिवाइड बाय आंसर। तो जो है मेरी STD करके वैल्यू आ रही है, जो हाइपोटेन्यूज है मेरा कितना आ रहा है, 11.5 समथिंग आ रहा है, सही है। तो ये जो है मेरी हाइपोटेन्यूज अगर उसमें पुट करूँगी तो मेरा ये निकालेंगे। अब हमने इस चीज़ को आइसोलेट कर देते हैं एक साइड पे, इसको इधर आके मल्टीप्लाई करवा देंगे, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय h, तो साइन इंटू 30 मल्टीप्लाई बाय h मेरा कितना आया, 11.5 आया है। अब जो है मैं इसको मल्टीप्लाई करवा देती हूँ साइन 30 से अपने आंसर को, तो मेरी जो वैल्यू आ रही है डैट इज़ 5.77। अब इसको राउंड ऑफ भी करेंगे तो ये 4 होगा, तो 5.7 ही रह जाएगा, या फिर अगर 5.77 कर लो या फिर 5.8 कर लो। तो ये यानी कि इसकी जो हाइट है ये कितनी है, 5.8 मीटर है। हाइट कर लो, परपेंडिकुलर कर लो, या फिर राइज ऑफ रूफ कर लो, जिस तरह से भी, ये कितनी है, इतनी मीटर आ गई है आंसर। और ये याद रखना, इसको डिग्री ना बोल देना, डिग्री हमेशा थीटा होता है और ये हमारा मीटर में आता है। ये आपके क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन क्या है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करने जा रहे हैं, डेट इज़ वेरी वेरी इजी। यार आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है कि अगर क्वेश्चन हमारी बुक में से नहीं भी आएगा ना, यानी कि रोबोटिक काम वगैरह नहीं भी होगा, तो आप इतने अच्छे सॉल्व कर चुके हो कि अगर आपको इन चीज़ों का नहीं भी समझ आ रहा है ना कि रोबोटिक आर्म क्या है, असेंबली लाइन क्या है, तो आप ये चीज़ सॉल्व कर सकते हो। यानी कि 4 मीटर अवे का मतलब है कि उससे कितना दूर है, यानी कि ओरिजेंटल डिस्टेंस हो गया। अबव का मतलब है उसकी कितनी हाइट है, और एंगल तो आपने फाइंड करना है। तो ये फिर आप राइट एंगल ट्रायंगल बना के सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली, पर मैं तो आपको इस तरह नहीं करवाऊंगी। मैं आपको बताऊंगी कि रोबोटिक आर्म क्या होता है, असेंबली लाइन क्या होती है। बेसिकली रोबोटिक आर्म जो है ये जैसे ह्यूमन आर्म तो आपको पता है, यानी कि ह्यूमन का बाजू क्या होता है। तो क्या होता है कि ह्यूमन को तो अल्लाह ताला ने माशाल्लाह बनाया है, तो फिर उसकी तो पूरी सिस्टम अंदर का अलग है। अब रोबोटिक आर्म का यानी कि मशीनरी का एक आर्म है, बाजू, जो कि फैक्ट्रीज में यूज़ होते हैं। मैं आपको विजुअली दिखाऊंगी, इनकी वीडियो आपको दिखाऊंगी आगे, बट मैं आपको पहले खुद इसका ब्रेक डाउन करना चाह रही हूँ। ऐसा होता है असेंबली लाइन का, ये समझ लो पीछे इस तरह का डब्बा है, इस तरह की एक लाइन समझ लो, और इसका आगे से हाथ जो है इस तरह निकला हुआ होता है, जिससे हम जो है डिफरेंट चीज़ें मूव करवा रहे होते हैं। इस तरह कर लो, या फिर अगर ये इस तरह की ये चीज़ है तो इस तरह बाजू पड़ा है, उसका हैंड पड़ा है, नीचे पड़ा है, इस तरह शेप में पड़ा है। ये तो डिपेंड करता है ना किस शेप में है। तो अब हमने इसको, मैंने फर्स्ट को इस तरह के, क्योंकि मुझे पता है कि मैं हर क्वेश्चन में राइट एंगल ट्रायंगल बनाती जा रही हूँ, तो उसको इसी तरह कर लेती हूँ, सही है। अब फर्ज करो वो ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है, वो ऑब्जेक्ट जो है जिसको ऑब्जेक्ट को अब रोबोटिक आर्म जो है बेसिकली फैक्ट्रीज में यूज़ कर जाते हैं, और ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करने के लिए, उठाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो अब एक पॉइंट है जहाँ पे इस रोबोटिक आर्म ने पहुँचना है, जो कि इस यहाँ पे फर्ज करो ये रोबोटिक आर्म था ना, ये इसकी असेंबली लाइन समझ लो। असेंबली लाइन यानी कि जहाँ पे ये फिट हुआ है, मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी तो आपको ये क्लियर होगा। तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है जो कि कितना 4 मीटर अवे है, यानी कि जो इसका डिस्टेंस है यहाँ पे कितना है, 4 मीटर अवे है, और 3 मीटर्स अबव इट्स बेस है। बेसिकली अब अबव इट्स बेस का ये मतलब है कि अगर इसकी बेस ये है तो यहाँ तक जो है ये 3 मीटर अबव, यानी कि यहाँ का जो डिस्टेंस है ये कितना आ रहा है, 3 मीटर आ रहा है। और अब हमने एंगल फाइंड करना है, एक तो 90 डिग्री बनेगा, दूसरा जो है वो निकल आएगा। यूजिंग क्या करना है, इनवर्स टेंजेंट फंक्शन यूज़ करना है। मैं आपको वीडियो शो करवाती हूँ, देन यू विल बी, आपको समझ आ जाएगा। नंबर 2 के अंदर जो हम करते हैं, अब हमें पता है टेंजेंट फंक्शन को हमने यूज़ करना है। तो मुझे पता है tan थीटा इज इक्वल टू प्रॉपर ब्रशेस, ठीक है, पेन के परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है, 3 मीटर है, एंड जो मेरे पास बेस है, और जो बेस है वो हमारे पास कितनी है, 4 मीटर है। मैंने फाइंड क्या करना है, ये वाला थीटा फाइंड करना है। तो मुझे फ़िलहाल तो मैं tan को इधर ही रखती हूँ, और मैंने ये सॉल्व करना है इसको, फिर tan इनवर्स को इधर ले आना है, ठीक है। tan इनवर्स इंटू यहाँ मैं करूँगी 3/4, डेट इज़ 0.75। मैंने यहाँ tan इनवर्स इंटू 0.75, ये 0 है, आई एम सो सॉरी टू राइट दिस लाइक, ओके। तो थीटा इज इक्वल टू, जब मैंने tan इनवर्स इंटू 0.75 करना है, तो मैं शिफ्ट इंटू tan 0.75, तो हमारा जो आंसर है डेट इज़ 36.86,
तो यहाँ हमारी 9.3 हो गई है। ये जो है हमारा फाइनल आंसर आ गया। डिग्री है कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस ग्रेट जीनियस के साथ? लेट मी नो इन द कमेंट्स।